नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नैनीताल में आयोजित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस के वार्षिक उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विभिन्न विभागों द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण कानून का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को पूर्ण आरक्षण देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को भी राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे यात्रा समय घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। लगातार उसकी समीक्षा चल रही है। कल भी मैंने उसकी समीक्षा की थी और सारे जो जो काम होने हैं सभी कामों का एक एक विभाग सही तरीके से सभी तैयारियां कर रहे हैं। चारधाम आने वाले सभी यात्रियों का हम स्वागत करेंगे और उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो, उन सबको ध्यान में रखकर अच्छा प्रबंध किया जा रहा है। हम सभी यात्रियों का स्वागत है। पीएम सर का दौरा लगा हुआ है। इसके अलावा 3 दिन सत्र संसद में बुलाने के कारण ताकि महिला कानून। देखिए, देश के अंदर बहुत ऐतिहासिक कार्य हो रहा है और महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हो चुका था, अब उसके क्रियान्वयन की दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार ऐसा काम हो रहा है कि महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण मिलने वाला है, उनका प्रतिनिधित्व होने वाला है। ये आजाद भारत का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अवसर हमारी मातृशक्ति के लिए आने वाला है और हम उस युग में हम सब लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी के लिए ये स्वर्णिम युग है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और प्रधानमंत्री जी देहरादून आ रहे हैं। देहरादून को भी एक उत्तराखंड और पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात, देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेस वे उसका शुभारंभ होने जा रहा है, जनता को समर्पित हो रहा है। उसके बनने से देहरादून और दिल्ली का समय बहुत कम हो जाएगा और 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी पूरी हो जाएगी। ये आने वाले लोगों के लिए भी, उत्तराखंड वासियों के लिए भी, देहरादून के आसपास सभी लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। नैनीताल के काठगोदाम सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। बैठक में आगामी यात्रा सीजन की तैयारियों, विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन प्रहार का भी उल्लेख किया, जिसके तहत अब तक कई अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उन्होंने वनाग्नि रोकथाम को लेकर भी सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक और परिचालकों ने वेतन और पीएफ भुगतान को लेकर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 4 महीनों से वेतन और 5 महीनों से पीएफ का भुगतान नहीं मिला है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों ने मंत्री को पत्र सौंपकर जल्द बकाया भुगतान की मांग की है। इस पर मंत्री प्रदीप बत्रा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने बताया कि नया टेंडर जारी कर दिया गया है और जल्द ही ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर कर्मचारियों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स के कर्मचारी आज मेरे से मिले और मेरे संज्ञान में आया कि पिछले 3-4 महीनों से तनख्वाह जो है, जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था उसने नहीं दी है और ना ही उसके द्वारा पीएफ और ईपीएफ जमा किया गया। तो ये मामला गंभीर है, संज्ञान में लिया गया। मैं समझता हूँ कि अभी टेंडर नया परिवहन विभाग द्वारा कर दिया गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टेंडर दोबारा किया गया है। तो बहुत जल्द का संज्ञान लेके जो इसकी सैलरी रुकी हुई है, ठेकेदार से बात करके उसकी जो जमानत राशि उसको जब्त करके सभी कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाएगी। पौड़ी जनपद के कोटद्वार में पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेटिया गढ़वाल, सांसद अनिल बलूनी, स्थानीय विधायक ऋतु खंडोरी और मेयर शैलेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। तहसील परिसर में बने इस केंद्र के खुलने से क्षेत्र के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा शामिल हुए। इस मौके पर कुछ लोगों को नए पासपोर्ट भी वितरित किए गए। अपने संबोधन में मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने लोगों को बधाई दी और सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों की सराहना की। वहीं विधायक ऋतु खंडोरी ने इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
उत्तराखंड में 14 अप्रैल को प्रस्तावित पीएम मोदी के दौरे से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने पिछले साल धराली आपदा के दौरान घोषित 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि घोषित धनराशि राज्य को पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य प्रभावित हुए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए 1200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और इनसे कई विकास कार्य किए गए हैं। नहीं, बेबुनियाद आरोप है। 1200 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की कृपा से हमको मिले हैं। उनमें बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम अभी प्रस्तावित हैं और भी हमने धनराशि मांगी है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चारधाम यात्रा के रूटों के लिए 471 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जो पिथौरागढ़ वाला हाईवे है, कैलाश मानसरोवर जो चाइना बॉर्डर तक जाता है, उसके लिए, और बद्रीनाथ धाम वाला हाईवे और केदारनाथ धाम वाले हाईवे के लिए 471 करोड़ रुपया और आया है। और इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस अराजकता पैदा करना चाहती है और बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को बरगलाना चाहती है। और जनता को कांग्रेस की असलियत का पता है, वो इनकी बातों में आने वाले नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, हम काम करने वाले लोग हैं, हम इनकी तरह जनता को बरगलाने वाले लोग नहीं हैं। नेताओं के दल बदल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए 6 नेताओं के कारण पार्टी के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे उनकी आंतरिक स्थिति स्पष्ट हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को नई ज्वाइनिंग की जानकारी तक नहीं रहती और पार्टी के प्रदेश प्रभारी इन मामलों को सुलझाने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति और समन्वय पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने देखा कि पिछले महीनों में हजार लोगों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित कर दिया है और 6 लोग जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में निष्कासित किए जा चुके थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेस में ज्वाइन उन्होंने जब किया तो कांग्रेस का मनमुटाव जो है, कांग्रेस का मतभेद जो है सड़क पर आ गया है और अब उनके प्रदेश प्रभारी आई है यहाँ पर, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन वो बार को और लाने की बात कर रहे हैं। पहले वो 6 को संभाल ले, उसके बाद बार की बात करें, क्योंकि कांग्रेस में जो है सर्वग्राहिता की जो क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। वहां पर इतनी गुटबाजी है, एक दूसरे को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस में कोई जाना चाहेगा भी नहीं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। 2027 में जब चुनाव होंगे, उत्तराखंड के जनमानस ने अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार उत्तराखंड की सरकार में काबिज करना है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी के महिंद्रा ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां वे जनसभा को संबोधित कर कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सड़क मार्ग के जरिए मां डाट काली मंदिर पहुंचेंगे, जहां उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वे सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ महिंद्रा ग्राउंड पहुंचेंगे। देखिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए बड़ी सौगात इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में यहाँ पर देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का जो जिला है वहाँ पर गणेशपुर में उतरेंगे, वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। उसके बाद 22 किलोमीटर का सफ़र उनका वहाँ से उत्तर प्रदेश से डाटकाली तक का वहाँ पर रहने वाला है। 12 किलोमीटर का सफ़र डाटकाली से देहरादून के इस महिंद्रा ग्राउंड तक का सफ़र रहने वाला है, यानी 34 किलोमीटर का सफ़र प्रधानमंत्री इस दौरान यहाँ पर तय करेंगे। ये जो कॉरिडोर की सौगात देने जा रहे हैं, 12,000 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बना हुआ है, जो दोनों ही राज्यों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जा सकता है। यहाँ पर जनसभाओं के लिए जब वो संबोधित करेंगे तो एक मैसेज देने का काम उनकी तरफ से जरूर यहाँ पर किया जाएगा और ये मैसेज 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा सकता है। इसी जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 14 अप्रैल को अपनी
जनसभा करेंगे, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार उस पूरी तैयारियों को संपन्न कराने में जुटी है। प्रधानमंत्री का दौरा सफल हो सके उसके लिए लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और अभी ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है उसके लिए बीजेपी भी बड़ा तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। और ये कहा जा सकता है कि बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए इस दौरे को बड़ा महत्वपूर्ण मानकर बीजेपी यहाँ पर चल रही है। कैमरामैन हर्षन्याल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। मसूरी में कांग्रेस पार्टी ने आगामी चुनावों को देखते हुए शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के नेतृत्व में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुमारी शैलजा, गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेताओं ने अंकिता भंडारी मामले का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही कहा कि सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और युवाओं और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, लेकिन आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में हम हर जगह जन जन के बीच जाएंगे, कांग्रेस जाएगी। और वैसे भी ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता नेता लोग लगे हुए हैं और चुनाव नज़दीक आएगा तो आपको और गतिविधियाँ ज़्यादा तेज नजर आएंगी। तो एक परिवार है, कौन नाराज़ होता है, सब ठीक होंगे जी। तुम कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो अपनी बात बताएं, आप उनसे पूछिए कि आपकी क्या अचीवमेंट है। अपराध देखें, उसमें क्या अचीवमेंट है, क्या वो अचीवमेंट है उनकी उपलब्धि है जो इतना अपराध बढ़ा है यहाँ पर और बड़े बड़े लोगों को, गैंगस्टर्स को यहाँ पर संरक्षण मिलता है, ये उनकी अचीवमेंट है। महिलाओं पर इतने अत्याचार, इतने केसेस उत्पीड़न के, अपराध के बढ़ते चले गए हैं और संगीन से संगीन मामले हुए, लेकिन उनकी कोई ना सुनवाई हुई और ना उसका कुछ अंजाम निकला। क्या इसमें बढ़ोतरी होना इनकी अचीवमेंट है? हमारे युवा बेरोजगार दूसरे प्रदेशों में, दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं, क्या ये इनकी उपलब्धि है? अगर इस तरह की उपलब्धियां हैं इनकी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून द्वारा करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंडिया वॉइस से बात करने के दौरान छात्रों ने बताया कि इस तरह के काउंसलिंग सेमिनार उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की खास रिपोर्ट। लखनऊ में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के द्वारा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस समय हम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हैं, जहां पर यह आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान तमाम डेस्क बनाई गई हैं और वहां पर बच्चों से इंटरेक्शन किया जा रहा है। तस्वीरें अगर आप देखें यहाँ पर तो पर्सनालिटी असेसमेंट डेस्क है ये। मेरे सहयोगी हरीश आपको दिखाएं, यहाँ बच्चों से सीधे इंटरेक्ट किया जा रहा है और उनसे जो सवाल हैं, उनके जो सवाल हैं, माफ़ कीजिएगा, उनके सवाल लिए जा रहे हैं और उनको जो नया अनुभव है वो भी जवाब के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ बच्चे हमारे साथ में हैं। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से? मैं अभिषेक तिवारी हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12th, सेंट्रल अकेडमी आशाना। अभी आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं काउंसलिंग सेशन में, क्या कुछ अनुभव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला मेरे को यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। पॉजिटिव वाली वाइब आ रही है? हाँ, पॉजिटिव वाइब आ रही है। हाँ। कैरियर को लेके कुछ ख्याल अब क्लियर हुए कि नहीं अभी? हाँ, हो रहे हैं, थोड़े थोड़े हो रहे हैं। चलिए, तो फिर सार्थक रहा। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? सर वत्सल। कौन से क्लास में? अभी सर 12th में। आगे क्या सोचा है? सर आगे तो अभी NDA का सोचा है। और यहाँ पर आकर के जब काउंसलिंग में आप पहुँचे तो कुछ सोचने की और बुद्धि विवेक बढ़ गया? अभी काउंसलिंग तो हुई नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं, अच्छा। तो आपके साथ ही तो हुआ। यहाँ कैसा लग रहा है अभी आप जैसे कि इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचरों के साथ में, हर डेस्क पे आप लोग जा रहे हैं, वो भावना बताइए। यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे को तो सब एकदम ऑर्गेनाइज, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी हमने आई कार्ड लिया था और अभी यहाँ पर आए हैं, सो थोड़ा आप पहुँचे हैं पर्सनालिटी असेसमेंट में। हाँ। क्या नाम है बाबू? रामेश। कैसा लग रहा है इधर? कुछ ज्ञान मिला, कुछ आगे का रास्ता? काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं सर। अभी जा रहे हैं। अच्छा,
बात बताइए, ये जितने भी ऑब्जेक्शंस रहते हैं या फिर बहुत डिलेमा जैसे रहता है, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये सेशन? देखा जाए तो इसका जो महत्वता है वो तो बहुत ज़्यादा है कह सकते हैं, बिकॉज आगे का प्रोफेशन हम लोगों को चूज़ करना है। यहाँ पर जब आप काउंसलिंग सेशन में पहुँचे हैं, कितना महत्वकारी समझ रहे हैं इसको, कितना महत्वपूर्ण समझ? ये महत्वपूर्ण अपने मेरे फ्यूचर के लिए ही है, जहाँ से मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही तो जाऊँगा। क्या सोचा है बनने के? मैंने सिविल सर्विस में जाना है सर। आपको किस में जाना है? मुझे भी सिविल सर्विस में ही जाना है। साथ में ही ज्वाइन करेंगे लगता है? नहीं, मैं 12th में हूँ। अभी 12th में हो आप। कितना महत्वपूर्ण है काउंसलिंग सेशन जो आज यहाँ पे रखा गया है? ये गाइडेंस देता है बच्चों को कि मतलब आप किस चीज़ सर्विस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ सीखेंगे यहाँ से आज? मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, किस फील्ड में आप अपना दे सकते हैं वो चीज़ बताती है काउंसलिंग सेशन। देखिए, नई राह जो है वो खुलती नज़र आएगी, नया ज्ञान मिलता नज़र आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष वाजपेयी है। आयुष, मुझे एक बात बताइए, अभी कौन सी क्लास में है और कितना महत्वपूर्ण ये सेशन आपके लिए? अभी मैं क्लास 12th में हूँ और क्लास 12th हाँ इंडीड सबसे ज़रूरी क्लास होती है पूरे एकेडमिक सेशन की, पूरे स्कूल लाइफ की, क्योंकि क्लास 12th के परसेंटेज कई जगह देखे जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से अगर आप जेईई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मिनिमम 75% क्राइटेरिया होती है, और कुछ कंपनीज़ भी अगर आपको रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं तो उन्हें भी कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं कि 12th में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। और 12th के अगर अच्छे परसेंटेज है, इसका मतलब ये है कि आपको नॉलेज भी अच्छी है उस क्लास के बारे में, तो आप उस नॉलेज से कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप जेईई दे सकते हैं, और अगर आप पीसीबी के हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें भविष्य में क्या करना है, तो ये जो कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस विषय? मुझे लगता है कि आज जो ये करियर काउंसलिंग प्रोग्राम होने वाला है, इससे उनको जो उनका फ्यूचर होगा उसके लिए एक्सपीरियंस लोगों से कुछ गाइडेंस मिल सकती है, उन्हें ये समझ में आ सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, तो उन्हें एक टाइप से एक मोटिवेशन या एक पाथ मिल सकता है उस आज इसके सेशन से कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे चल के। क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? जी, मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं आईआईटी मेरा सपना है, बट देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं, इनका अलग अलग इनके सबके ड्रीम हैं। कोई सिविल में जाना चाहता है, कोई सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो कोई आईआईटी पहुंचना चाहता है। सबके अपने ख्वाब हैं और उन ख्वाब को ये बुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग सेशन है वो उन ख्वाब को बुनने में जो पर है वो देता यहाँ पर नज़र आ रहा है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश तिवारी के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर राज्य महिला आयोग लगातार काम कर रहा है। इस संबंध में महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कड़वाल ने कहा कि आयोग महिलाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को संसद में होने वाली बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिसमें लोकसभा और अन्य सदनों की सीटों को बढ़ाकर उनमें 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने की बात होगी। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और वे अपने मुद्दों को बेहतर तरीके से सदन में रख सकेंगे। केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि अब तक 4,73,000 से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जो इस बार यात्रा को लेकर लोगों के उत्साह को दर्शाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र को पूरी तरह तैयार किया गया है और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारी टीमें वहाँ लगी हुई हैं। बर्फ़ हटाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रैक रूट हैं, जो रूट है जिस पर लोग चल करके जाते हैं, चाहे वो ट्रैक का हो चाहे केदारनाथ धाम का हो, वो क्लियर हो जाएगा। और पहले भी उन्होंने उसको क्लियर कर लिया था, लेकिन जो असमय बर्फबारी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्य प्रभावित हुआ है। लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि यात्रा से प्रारंभ होने से पहले हम उसको पूरी तरीके से खोल देंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस का व्यवस्थापन किया जाएगा उसमें कुल 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर बनाए गए हैं। इसी हिसाब से हमारे यहाँ जो ट्रैफिक के सुपर जोन, जोन्स और सेक्टर्स भी बनाए गए हैं।
इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा मोबाइल बॉक्स लगाई जाएंगी जो मोबाइल पार्टीज होंगी मोटरसाइकिल्स में, जो हमारे कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है, उन एरियाज़ में लगातार मोबाइल पेट्रोलिंग करेगी ताकि वो ट्रैफिक का दबाव कम कर सके और अनाधिकृत पार्क जो गाड़ियाँ हैं उनको हटा सके। जो हमारे ट्रैफिक के रूट्स हैं डीएम सर मेरे द्वारा और हमारी पूरी टीम के द्वारा जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया और जो ट्रैफिक के हमारे जो नॉर्मल रूट्स हैं, चाहे वो डाइवर्जन हो, वो ट्रैफिक रिलेटेड डाइवर्जन हो, चाहे वो लैंडस्लाइड रिलेटेड डाइवर्जन हो, वो सब फाइनलाइज कर दिए गए हैं। हमारे जो मेन 4 एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे जनपद के लिए, चाहे वो चमोली का मंडल पॉइंट हो, कमेड़ा हो, चाहे हमारा मयाली का बॉर्डर हो, चाहे हमारा जो श्रीनगर से जवाड़ी बाईपास के थ्रू बॉर्डर आता है, सभी बॉर्डर्स के लिए जो हमारे ट्रैफिक प्लान्स हैं, चाहे वो भारी वाहनों के लिए हो, चाहे वो हल्के वाहनों के लिए, सभी तैयार कर दिए गए हैं, फाइनलाइज कर दिए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।